जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 44वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सुनवाई पूरी हो गई थी। उसके बाद 20 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह से चर्चा किए बिना ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन दाखिल की, जिससे भगत सिंह बहुत नाराज हुए। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 457 गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। अभियुक्तों पर लगाए गए मुख्य आरोप थे, नंबर 1, आईपीसी की धारा 121, जिसका अर्थ था सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध करने के लिए उकसाना, और अधिकतम सजा मृत्यु दंड। नंबर 2, आईपीसी की धारा 120, मतलब ऐसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना जिसमें किए गए अपराध की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। नंबर 3, आईपीसी की धारा 302, अर्थात किसी की हत्या करना, अधिकतम सजा मृत्युदंड। नंबर 4, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 4 व 6, जिसका अर्थ था जान माल को खतरे में डालने की नीयत से विस्फोटक तैयार करना या विस्फोटक रखना या विस्फोट करना, अधिकतम सजा आजीवन कारावास। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में लिखा, 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में हुई मीटिंग में सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद की घटनाएं सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने वाले या युद्ध के लिए उकसाने वाले थे। अभियुक्तों ने पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। पार्टी का एक नेता जिसका नाम पंडित जी था, वह पार्टी के सैन्य विभाग का प्रमुख था। पार्टी के सदस्यों के पास इन्फेंट्री ट्रेनिंग, द सिपाही ऑफिसर्स मैनुअल व स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग जैसी पुस्तकें मिली। दिल्ली में बम इस्तेमाल किए गए और लाहौर तथा सहारनपुर में बम पाए गए। पार्टी के सदस्यों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, लाहौर में पुलिस अफसर की हत्या की, जेल से कैदी को छुड़ाने की योजना बनाई, बम बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की। ये सब कार्य आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप को साबित करते हैं। भगत सिंह के बारे में फैसले में लिखा गया, The important feature of the evidence regarding Bhagat Singh is his ubiquity, यानी भगत सिंह के बारे में सबूतों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी सर्वव्यापकता। मतलब यह था कि जहां भी क्रांतिकारियों की उपस्थिति मिलती है वहीं भगत सिंह हाजिर हैं। भगत सिंह को आईपीसी की धारा 121 में सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत सैंडर्स की हत्या का भी प्रमुख दोषी ठहराया गया। इन दोनों धाराओं में अधिकतम सजा मृत्यु दंड थी, सो भगत सिंह को वही मिली। जहां तक बात है आईपीसी की धारा 121 में सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की, तो भगत सिंह उनके दल की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सबसे आगे पाए गए। चाहे सितंबर 1928 की दिल्ली की मीटिंग हो, सैंडर्स की हत्या हो, चाहे कलकत्ता में बम बनाने के लिए जतिन दास से मिलना और गन कॉटन तैयार करना हो, चाहे आगरा में बम निर्माण हो, झांसी में बम का परीक्षण हो, असेंबली में बम फेंकना हो, सभी जगह भगत सिंह सबसे आगे दिखते हैं। अगर बात करें सैंडर्स वध की, तो अदालत ने कई कच्चे पक्के आधार बताए यह साबित करने के लिए कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह की भूमिका प्रमुख थी। क्या आधार बताए गए थे उस फैसले में? नंबर 1, चश्मदीद गवाहों के बयान। इनमें थे अप्रूवर जयगोपाल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फर्न, टैक्सी ड्राइवर अब्दुल्ला, टैक्सी में सवार हबीबुल्ला और कमालदीन, सिपाही मोहम्मद इब्राहिम, वहीदुद्दीन और गंडा सिंह। इनमें से खुद ट्रिब्यूनल ने जयगोपाल और अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी की गवाही को भरोसे लायक नहीं माना। अगर बात करें जयगोपाल और अब्दुल्ला की, तो इनके बयानों में भी बड़े विरोधाभास थे, जैसा कि भाग 41 में पहले ही दिखाया जा चुका।
अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा आधार था उन गवाहों के बयान जिनका दावा था कि उन्होंने भगत सिंह को कत्ल के बाद भागते हुए देखा। उनकी गवाहियों में कितनी त्रुटियां थी ये आपने भाग 41 में देखा था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तीसरा आधार था सैंडर्स के कत्ल की जगह से मिली गोलियों और कारतूसों का भगत सिंह के पास से सेंट्रल असेंबली में बरामद हुए बताए गए पिस्तौल से संबंध, परंतु यह सबूत भी संदेह से परे नहीं था। यह आप भाग 39 में देख चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चौथा आधार था सैंडर्स वध के बाद लाहौर में चिपकाए गए पोस्टर्स का भगत सिंह के हाथ का लिखा होना। इसको सिद्ध करने के लिए एक और थे जयगोपाल और हंसराज बोहरा के बयान, जिनका कहना था कि उन्होंने भगत सिंह को पोस्टर्स पर खुद लिखते हुए देखा था। दूसरी ओर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट सरकारी गवाह नंबर 423 आर स्टॉट का बयान, उन पोस्टर्स को एक तरह से भगत सिंह की आत्मस्वीकृति कहा गया। पांचवां आधार था अप्रूवर फणींद्रनाथ घोष का बयान कि कोलकाता में भगत सिंह ने उसको बताया था कि सैंडर्स को उन्होंने मारा था। छठा आधार था साथी क्रांतिकारी प्रेमदत्त का वह पुराना बयान जिसमें उसने कहा था कि जनवरी 1929 में एक बार उसकी उपस्थिति में भगत सिंह सुखदेव से कह रहे थे, पहले हम जब निशानेबाजी का अभ्यास करते थे तो हमारे निशाने कई बार चूकते थे, परंतु उस दिन गोली सही निशाने पर लगी। दोस्तों, यह बयान प्रेमदत्त ने पहले दिया था, परंतु बाद में वे इससे पलट गए थे। मुख्य तौर पर इन साक्ष्यों के आधार पर इसके अलावा और भी कई साक्ष्य गिनाए गए। इनके आधार पर सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को प्रमुख रूप से दोषी ठहराया गया। दोस्तों, भगत सिंह ने न तो स्वयं और न ही उनकी ओर से किसी भी वकील ने अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को क्रॉस एग्जामिन किया था। यदि ऐसा हुआ होता तो सैंडर्स मर्डर में उनकी प्रमुख भूमिका साबित करना आसान नहीं था, परंतु भगत सिंह जानते थे कि अपने आदर्शों के लिए यदि वे हंसते हुए फांसी चढ़ते हैं तो देश की गुलामी की बेड़ियां काटना ज्यादा आसान होगा। इसलिए वे अपना बचाव नहीं बल्कि मुकदमे को क्रांति के प्रचार का माध्यम बना रहे थे और इसमें वे पूरी तरह सफल रहे थे। जिस उद्देश्य से ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था वैसा ही फैसला ट्रिब्यूनल ने दे दिया। 283 पेज के फैसले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मिली। इनके अलावा शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, गया प्रसाद, जयदेव कपूर, किशोरी लाल और कमलनाथ को आजीवन कारावास, कुंदन लाल को 7 साल तथा प्रेमदत्त को 5 साल की सजा मिली। अजय कुमार घोष, जितेंद्रनाथ सान्याल और देशराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने में अपने बयानों के द्वारा मदद करने वाले गद्दारों को खूब इनाम दिए गए। जयगोपाल को 20,000 रुपए मिले, जो आज के समय में 20 करोड़ से कम नहीं होंगे। हंसराज वोहरा के लिए इंग्लैंड में पढ़ने की व्यवस्था की गई। फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी को 50-50 एकड़ जमीन दी गई। इनके अलावा सरकारी अधिकारियों को भी जमीनों के पट्टे और प्रमोशंस दी गई। मुकदमे का फैसला आ गया था। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।